So today we are going to start with acid rain. Acid rain. So what is acid rain? How acid rain is formed? Acid rain is formed with the combination of harmful gases like nitrogen oxide, sulfur oxide. When they come in the contact of water and water in the form of rain droplets or water droplets, they form acid rain. Okay, so harmful gases like nitrogen oxide and sulfur oxides are released into the atmosphere during the burning of fossil fuel, and due to various other reasons, when it rains, the water droplets combine with these air pollutants, become acidic, and then falls on the ground in the form of acid rain. Acid can cause great damage to humans, animals, and crops. So एसिड रेन बनता कैसे? जो हार्मफुल गैसेस रिलीज होते हैं जब हम फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हैं या फिर किसी भी अदर फॉर्म से, जैसे इंडस्ट्रीज से हो गया, फैक्ट्रीज से हो गया, जो भी हार्मफुल गैसेस रिलीज होते हैं उसमें क्या प्रेजेंट होता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फर ऑक्साइड. ओके, सो व्हेन दे आर इन द एटमॉस्फेयर, ओके, और जब रेन होता है एंड जब ये नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड रेन ड्रॉपलेट से मिक्स हो जाते हैं तो ये क्या बन जाता है? एसिडिक इन नेचर बन जाता है. ठीक है, और ये कॉम्बिनेशन जब रेन ड्रॉपलेट्स नाइट्रोजन ऑक्साइड या सल्फर ऑक्साइड से मिलके जमीन में पड़ता है तो व्हाट इट डज, इट एक्ट एज एसिड. ओके, सो इट इज टर्म्ड एज एसिड रेन. तब इसको क्या कहा जाता है? एसिड रेन. ओके, एसिड रेन इज वेरी हार्मफुल फॉर ह्यूमन, animals and crops and for monuments also. So chemical involved in acid rain. कौन से chemical involved होते हैं acid rain में? The first is the main chemical in air pollution that creates acid rain are sulfur dioxide. ठीक है, जब पहला chemical है जो कि acid rain form करता है वो है sulfur dioxide. Second is nitrogen oxide. The chemical formula of sulfur dioxide is SO2 and nitrous oxide is NO2. Okay, acid rain usually forms high in the cloud where sulfur dioxide and nitrogen oxide reacts with water. ठीक है, तो ये बेसिकली एसिड रेन कहाँ बनता है? एटमॉस्फेयर में बहुत हायर लेवल में बनता है. ठीक है, जहाँ पे कि सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड वाटर ड्रॉपलेट से मिलते हैं और एट द टाइम ऑफ रेन दे कम टू द ग्राउंड. ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ एसिड. तो जो ये मिक्सचर बनता है वो कौन सा? एक माइल्ड सोल्यूशन बनाता है, माइल्ड सोल्यूशन ऑफ, ये एक माइल्ड सोल्यूशन फॉर्म करता है. ये जो मिक्सचर है ना एसिड रेन में, सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर का या फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड और वाटर का जो सोल्यूशन है वो क्या फॉर्म करता है? एक माइल्ड सोल्यूशन फॉर्म करता है सल्फ्रिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड का. ठीक है, सल्फ्रिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड का. तो सल्फ्रिक एसिड भी बहुत एसिडिक इन नेचर है एंड नाइट्रिक एसिड इज आल्सो अगेन एसिडिक इन नेचर. तो क्या बनता है? ये एसिड रेन बनता है. सो नाउ हियर इट इज क्लियर कि एसिड रेन कैसे फॉर्म होता है. एसिड रेन फॉर्म होता है व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड जो कि फॉसिल फ्यूल के बर्न होने की वजह से एटमॉस्फेयर में जाते हैं और उसके बाद क्या होता है कि जब ये रेन ड्रॉपलेट से मिक्स हो जाते हैं तो जो बारिश होती है या व्हेन द रेन फॉल्स इनटू द अर्थ दैट टर्न इनटू एसिड. ओके, तो अगर सल्फर डाइऑक्साइड से मिक्स होके एसिड बन रहा है तो वो क्या होगा? सल्फ्रिक एसिड बनेगा. और अगर नाइट्रोजन ऑक्साइड से मिक्स होके बन रहा है तो नाइट्रिक एसिड बनेगा. नाउ व्हाट ऑल आर द फॉर्म्स ऑफ एसिड रेन? कौन से फॉर्म के एसिड रेन प्रेजेंट होते हैं? देयर आर टू फॉर्म्स इन विच एसिड डिपोजिशन अकर्स. तो पहला फॉर्म है, दो तरह से एसिड डिपोजिशन होता है. ओके, तो फर्स्ट इज
wet deposition and second is dry deposition. तो wet deposition में क्या होता है? When the wind blows, the acidic chemical in the air moves to the area where the weather is wet. The acid fall to the ground in the form of rain, sleet, fog, snow or mist. तो जब आप जिस वक्त the wind is the time when the wind is blowing, जो ये एसिडिक केमिकल्स होते हैं वो उस एरिया में आ जाते हैं जहाँ पे कि विंड के साथ में उस एरिया में पहुंच जाते हैं जहाँ का जो वेदर है थोड़ा वेट है, मतलब जहाँ पे रेन इज अकरिंग, ओके, एरिया वेयर रेनिंग इज हैपनिंग. तो ऐसे एरिया में दे रीच एंड व्हाट हैपेंस, द एसिड फॉल्स टू द ग्राउंड. और वो जैसे ही ये जो ये गैसेस है वो वाटर के उसमें कनेक्शन में आएंगे तो क्या बन जाता है, दिस गेट कन्वर्टेड इनटू एसिड. और फिर क्या है, एसिड ग्राउंड में डिपॉजिट हो जाता है. कभी तो ये इन द फॉर्म ऑफ रेन होता है, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एज एसिड रेन. कभी ये स्लिट के फॉर्म में, मतलब हल्का पाला पड़ता है ना उसके फॉर्म में, और फॉग के फॉर्म में, धुंध होती है उसके फॉर्म में भी होता है ये, स्नो बर्फ के फॉर्म में भी होगा, मिस्ट के फॉर्म में भी होगा, तो वेरियस फॉर्म में होता है. तो ये रेन, स्लेट, फॉग, स्नो एंड मिस्ट, अगर इस फॉर्म में अगर एसिड डिपॉजिट हो रहा है ग्राउंड में, ओके, acid is falling into the ground in the form of rain, sleet, fog, snow or mist, that is termed as wet deposition. उसको wet deposition बोलते हैं. And next comes the dry deposition. When the wind blows, the acidic chemical in the air moves to the area where the weather is dry. Acidic pollutants slip into dust or smoke and fall to the ground as dry particles. तो क्या होता है, फिर अगेन जैसे ये विंड ब्लो करती है तो उसके साथ में जो एसिडिक केमिकल्स है ना, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रोजन एसिड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये क्या होता है, ये मूव करते हैं ऐसे एरिया में जो कि ड्राई है, ओके. अगर ये ड्राई एरिया में आ गए तो ये कैसे डिपॉजिट होते हैं, डस्ट के फॉर्म में, स्मोक के फॉर्म में, ओके, या फिर ड्राई पार्टिकल के फॉर्म में ये ग्राउंड में डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है, ओके. सो तो ड्राई फॉर्म में अगर डिपॉजिट हो रहा है दिस इज कॉल्ड ड्राई डिपोजिशन, और वेट फॉर्म में डिपॉजिट होता है दैट इज कॉल्ड वेट डिपोजिशन. नाउ व्हाट ऑल आर द कॉजेस ऑफ रेन, एसिड रेन, क्या रीजन है एसिड रेन का, ठीक है. बोथ नेचुरल एंड मैन मेड sources are known to play a role in the formation of acid rain, but it is mainly caused by the combustion of fossil fuel which result in the emission of sulfur dioxide and nitrogen oxide. तो बोथ दोनों ही नेचुरल एंड मेन मेड जो सोर्सेस है आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन, बट जो मेन कॉज है वो होता है फॉसिल फ्यूल का बर्न होना. आइदर व्हीकल के फॉर्म में बर्न हो रहा है या फिर फैक्ट्रीज में हो रहा है, इंडस्ट्रीज में हो रहा है, द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, ओके, एनर्जी के लिए हो रहा है, एनी फॉर्म, बट अगर फॉसिल फ्यूल बर्न हो रहा है तो वो मेन रीजन है, क्योंकि फॉसिल फ्यूल बर्न होने से सल्फर ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड रिलीज होता है, ओके. सो द फर्स्ट हम लोग देखेंगे नेचुरल सोर्सेस. नेचुरल सोर्सेस कौन से हैं विच कैन कॉज एसिड रेन. द फर्स्ट नेचुरल सोर्स इज volcanic eruption. अगर volcanic eruption हो रहा है, volcano is occurring, then it can lead to acid rain, okay. So this is a natural source. Next is lightning strike. If lightning is happening, मतलब जो बिजली कड़कती है, अगर उस टाइम पे भी acid rain हो सकता है, okay. Then emission from vegetation, okay. जैसे प्लांट्स जो लैंड में उगते हैं वो क्या छोड़ते हैं एनवायरनमेंट में, कार्बन डाइऑक्साइड, ओके. दे एब्जॉर्ब्स कार्बन डाइऑक्साइड, राइट. तो क्या होता है, वाटर इवोपोरेट्स हो रहा है, तो इसमें भी क्या होता है, नाइट्रोजन डिपोजिशन होने लगता है, जिसकी वजह से भी बाद में एसिडिक रेन होने के चांसेस होते हैं, ओके. नाउ वी विल सी द man made sources. So the man-made sources are human activities including factories, जैसे factories है, power generation facilities, automobiles. ऑटोमोबाइल से क्या निकलता है, सल्फर ऑक्साइड निकलता है एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलता है, ओके. कॉज एयर पोल्यूशन, ये एयर पोल्यूशन भी कॉज करता है, और उसका जो एयर पोल्यूशन का रिजल्ट है दैट इज एसिड रेन.
The burning of fossil fuel releases sulfur into the air that combines with oxygen to form sulfur dioxide. Exhaust from car causes the formation of nitrogen oxides in the air. From these gases, airborne sulfuric acid H2SO4 and nitric acid HNO3 can be formed and be dissolved air resulting acid rain. तो इसमें से क्या होता है ना कि जो सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज हुआ है या फिर जो नाइट्रोजन ऑक्साइड रिलीज हुआ है वो क्या फॉर्म करता है, सल्फ्रिक एसिड फॉर्म करता है, ठीक है, H2SO4 या नाइट्रिक एसिड फॉर्म करता है दैट इज HNO3. तो ये when these sulfuric acid और ये nitric acid dissolves with water vapor, जब when these gases dissolve with water vapor or when after dissolving when the rain is occurring, then what it does, it causes acid rain. So these are the man-made sources. Man-made sources. तो नेचुरल सोर्सेज भी हमने देख लिया, मेन मेड सोर्सेज भी देख लिया. नेचुरल सोर्सेज में हो गया वॉल्केनिक इरप्शन, लाइटनिंग स्ट्राइक्स, इमिशन ऑफ वेजिटेशन, ये तीन चीज हैं नेचुरल सोर्सेज. एंड मैन मेड सोर्सेज भी हमने देख लिया जो कि है फैक्ट्रीज, पावर जनरेशन फैसिलिटीज, ऑटोमोबाइल यूज होना, ये सारी चीजें. नाउ व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन? एसिड रेन का क्या इफेक्ट होता है? Okay, acid rain has serious effect for the continuation of life on this planet. The main acid rain problems are effects on water bodies, effect on soil. तो मेन जो एसिड रेन का इफेक्ट है वो है वाटर बॉडीज में इफेक्ट करता है, वाटर में इफेक्ट करता है, मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म वाटर में रह रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनको अफेक्ट करता है. सॉइल में जो रह रहे हैं उनको अफेक्ट करता है. ओके, लिविंग ऑर्गेनिज्म. एसिड रेन अफेक्ट्स ऑन एक्वेटिक फ्लोरा एंड फौना. एसिड रेन का बहुत ज्यादा असर होता है, जो भी पेड़ जानवर या पौधे जो भी एक्वेटिक रीजन में, एक्वेटिक इकोसिस्टम में है, तो उस पे भी बहुत असर होता है. इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन ऑन ह्यूमन पे भी इफेक्ट है. ओके, इफेक्ट ऑफ एसिड रेन ऑन प्लांट्स लाइफ में भी इफेक्ट होता है. इफेक्ट ऑन एनिमल्स एंड बर्ड्स. And also acid rain damages the this buildings also, monuments, buildings, इनको भी this acid rain destroy, ये affect करता है. Okay, now we will see prevention of acid rain. हम acid rain से कैसे बच सकते हैं? Okay, so the first thing is conserving resources को बचा करके. Okay, क्योंकि फॉसिल फ्यूल इज ऑल्सो अ रिसोर्स. तो अगर हम फॉसिल फ्यूल का कम से कम यूज कर रहे हैं तो व्हाट विल हैपन, the air pollution will be less, and if the air pollution is less or air pollution is in controlled level, then there would not be further the chances of having acid rain. So a reduction in use of vehicle, we can reduce the use of vehicle for preventing acid rain. Next comes the greater subsidies of public transport by the government to encourage people to use public transport. Okay, अगर हम गवर्नमेंट को करना चाहिए कि ज्यादा सब्सिडीज मिले पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए, ताकि जो नॉर्मल पब्लिक है वो ज्यादा से ज्यादा दे विल यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट. अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं तो क्या होगा, there is less chances of having air pollution कम होगा. Next comes the stress more on alternative energy sources such as nuclear power, hydropower, wind energy, geothermal energy, and solar energy. We have to focus more on natural, natural energy sources such as किस किस में हमको ज्यादा करना चाहिए, हाइड्रो पावर हो गया, विंड पावर, जियोथर्मल एनर्जी, सोलर एनर्जी. वी शुड फोकस ऑन ऑल दीज थिंग्स रेदर देन यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स और जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर थिंग्स. तो इससे भी क्या होगा कि अगर हम नेचुरल सोर्सेज में करेंगे तो उसके जो बायो प्रोडक्ट्स होता है वो एयर पोल्यूशन ज्यादा कॉज नहीं करता है. Carpool, using public transport or walk or bicycle whenever possible. Carpool करें, मतलब एक कार में बहुत सारे लोग जा सकते हैं, मिलके जाएं, मतलब
use public transport. We can use more and more public transport. We can, if the distance is walk by distance, अगर distance इतना है कि हम walk करके जा सकते हैं, walking by distance में, तो we can use opt for walking also. We can opt for bicycling. So likewise, we are saving a lot of fossil fuel. Okay, by vehicles with low nitrogen oxide emission and maintain all vehicles well. हमको ऐसे vehicles को purchase करना चाहिए जो कि nitrogen oxide emission कम करें, means they are releasing less nitrogen oxide, and क्या है, we have to maintain the vehicle also. If the maintenance is proper, then it will not release too much of pollution to the atmosphere. Air pollution ज़्यादा नहीं होगा. Use less energy, hence less fuel burn. जितना energy हम less use करेंगे, उतना fossil fuel burn कम होगा, उतना कम air pollution होगा. So use cleaner fuel. We can use cleaner fuel, like we can use these hydropower, wind power, geothermal power, solar energy. Vehicles and car must be mandatory required to comply with very high, tight and efficient emission standards. ये सारी जो vehicles हैं, cars हैं, इनका बहुत अच्छे से इनका लेवल कितना पोल्यूशन कॉज कर रहे हैं, ये चेक होना बहुत जरूरी है, और एक हायर स्टैंडर्ड वैल्यू सेट होना चाहिए, सो दैट अगर उससे ज्यादा कोई व्हीकल एयर पोल्यूशन कॉज कर रहा है तो वो बैन हो जाना चाहिए. Okay, industries must regularly inspect and clean all their emission equipment and chimney and pipes. Okay, wind spread and national wide effort must be made to make people aware. Environmental regulation have been enacted to limit the quantity of emission released in the atmosphere, reduce use of electric power. Jitna ho sake, we have to reduce the use of electric power also. Switch off the light and other electrical appliances when not required. When there is no necessary, then we should not use any sort of electrical appliances. This was about the air acid rain. So it is all about the acid rain. What all we have seen, acid rain क्या होता है, chemical composition of acid rain का chemical composition क्या है, forms of acid rain, कौन कौन से form में acid rain होता है, तो एक होता है wet deposition, एक है dry deposition. Okay, now what are the causes of acid rain? Natural cause and man-made cause. तो natural sources या natural cause में क्या आता है, volcanic eruption है, lightning strike है, emission of vegetation. मेन मेड में क्या आएगा, फैक्ट्रीज, पावर जनरेशन फैसिलिटीज, ऑटोमोबाइल्स, ऑल दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉज ऑफ एसिड रेन. सो व्हाट आर द इफेक्ट क्या क्या होता है, वाटर बॉडीज में इफेक्ट होता है इसका, सॉइल में इफेक्ट है, aquatic flora and fauna also get affected through acid rain. Acid rain का इफेक्ट होता है ह्यूमन बीइंग में, बिल्डिंग्स में, मॉन्यूमेंट्स में, एनिमल्स एंड बर्ड्स में, एंड ऑन प्लांट लाइफ also. Now, how we have to prevent also we have seen. Now we will next move to the next topic, which is very important, that is ozone depletion. Ozone depletion. What is ozone? Ozone is a layer which is in our atmosphere, in the upper layer of our atmosphere, and which protects the earth and the living organism in the earth from ultraviolet rays of the sun. Okay, so ozone is a colorless or faintly blue, unstable, reactive and water-soluble gas having chlorine-like odor and formed in the upper atmosphere by the action of solar radiation on oxygen. तो जो ओजोन होता है, ओजोन का फर्स्ट ऑफ ऑल केमिकल कंपोजिशन क्या है, O3. ओके, तो ओजोन कैसे फॉर्म होता है, और ओजोन होता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल ओजोन एक कलरलेस गैस है, ठीक है, या फिर आप आइदर इट इज कलरलेस और हल्का लाइट ब्लू कलर है. ओके, स्लाइटली ब्लू कलर. अनस्टेबल गैस है. ओके, तो मींस अनस्टेबल मींस इट कैन वेरी क्विकली रिएक्ट.
स्टेबल नहीं है, मतलब स्टेबल जो होता है वो जल्दी से रिएक्ट नहीं करता है। जो गैसेस स्टेबल होंगे दे विल नॉट रिएक्ट वेरी क्विकली, एंड अनस्टेबल गैसेस रिएक्ट वेरी क्विकली। सो ये रिएक्ट कर देता है, रिएक्टिव गैस है, मतलब वाटर सॉल्युबल गैस है। ओके, इट इज अ वाटर सॉल्युबल गैस, और इसके साथ साथ इट्स हैविंग एन ऑर्डर ऑफ क्लोरीन। जैसे क्लोरीन का स्मेल होता है वैसा सम सॉर्ट ऑफ स्मेल इज इन द ओजोन। ये कहाँ बनता है? अपर एटमॉस्फेयर में बनता है हमारे। और ये कैसे बनता है? बाय द रिएक्शन बिटवीन और एक्शन बिटवीन सोलर रेडिएशन और ऑक्सीजन। सोलर रेडिएशन का जो रिएक्शन होता है या एक्शन होता है ऑक्सीजन के ऊपर, out of which it is formed. The oxygen का formula क्या है? O2. Okay, and when the solar radiation falls in the O2, this O2 get through the chemical reaction, it get converted into O3. Okay, तो approximately अगर आप देखेंगे तो 90% of all ozone is produced naturally in the stratosphere, while ozone can be found through the entire atmosphere. तो 90% ऑफ द ओजोन इज फॉर्म नेचुरली फॉर्म हो जाता है स्ट्रेटोस्फेयर में। कौन से लेयर में फॉर्म होता है? स्ट्रेटोस्फेयर में। ओके, एंड नाउ व्हाट इज ओजोन लेयर? ओजोन लेयर इज आल्सो कॉल्ड ozonosphere. Ozonosphere, okay, a region of the atmosphere lying mostly in the stratosphere between above about 15 to 30 kilometers 10 to 20 miles high, contain a relatively high concentration of ozone that absorbs solar ultraviolet radiation. It is called ozone layer or ozonosphere. The ozone layer is also termed as ozonosphere, or this region lie mostly in the stratosphere. Maximum part of this layer is in the stratosphere. From the earth, the distance is about 15 to 30 kilometers above the earth. From the earth, above in the atmosphere, it lies in between 15 to 30 kilometers. 15 से 30 किलोमीटर के बीच में अर्थ से ऊपर जो लेयर है, एटमॉस्फेयर है, उसमें मिलता है ओजोनोस्फेयर और ओजोन लेयर. So this layer contains हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओजोन. ठीक है, जो ये ओजोन लेयर है या फिर ओजोनोस्फेयर है, उसमें क्या होता है? ओजोन बहुत ज्यादा मिलता है. और व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ओजोन? इट एब्जॉर्ब्स अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ द सन. सन का जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है. ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ओजोन लेयर और ओजोनोस्फेयर. व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ओजोन लेयर? Okay, now we will see the importance of ozone layer. The protective umbrella of ozone layer in the stratosphere protects the earth from harmful ultraviolet radiation, UVs. Ozone absorbs ultraviolet radiation so that much of ultraviolet radiation may never be allowed to reach the earth's surface. These ultraviolet radiation can harm both plant and animals' life. Increased level of ultraviolets are known to have adverse effect on animals' immune system, aquatic organisms at the bottom of the food chain, terrestrial plants, food crops. Ultraviolet is also linked to the formation of skin cares and genetic damages. तो इम्पोर्टेंस क्या है ओजोन लेयर का? ओजोन लेयर इज लाइक एन अम्ब्रेला फॉर आवर अर्थ. जैसे हम एक अम्ब्रेला लेके चलते हैं अपने आप को बचाने के लिए धूप से, वैसे अर्थ के ऊपर एक अम्ब्रेला है, नेचुरल अम्ब्रेला है. ठीक है, जो कि अर्थ को किससे प्रोटेक्ट करता है? हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से. सन का जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है उससे सेव करता है. ओजोन क्या करता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ओजोन? ओजोन absorbs the ultraviolet radiation which are harmful for अर्थ सरफेस के लिए जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन निकलते हैं सन से, दोज व्हिच आर हार्मफुल, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है. ठीक है, तो ये क्या करता है? बेसिकली ये जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है उसको अर्थ के सरफेस तक रीच करने ही नहीं देता, पहुंचने नहीं देता. ओके, दीज अल्ट्रावायलेट रेज कैन हार्म बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स लाइफ. तो ये अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो प्लांट के लाइफ को भी हार्म कर सकते हैं, एनिमल की लाइफ को भी हार्म कर सकते हैं. ओके
ये बेसिकली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अगर इंक्रीज लेवल में है तो क्या क्या अफेक्ट हो सकता है? एनिमल का इम्यून सिस्टम में अफेक्ट हो सकता है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म अफेक्ट हो सकते हैं, ओके, फूड चेन खराब हो सकता है, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स एंड फूड क्रॉप्स डैमेज हो सकते हैं. So these are the, or in certain cases it can cause, ultraviolet radiation can cause skin cancer and genetic damage. Okay. Protection of ozone layer. The various ways to reduce ozone depletion are as follow. अगर प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए हमको क्या करना है? प्लांट मोर and more trees which provide a huge amount of oxygen in the atmosphere and avoid deforestation. We have to plant more and more trees so that we can produce, the trees can produce more and more oxygen, and we have to avoid deforestation से बचना है. Okay, the height of aircraft flight having high altitude should be minimized. जो aircraft flow करते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, वो भी बहुत हार्मफुल होते हैं ओजोन के लिए. उनका जो फ्लाइंग हाइट है उसको भी एक मिनिमाइज रखना चाहिए सो दैट वो ओजोन लेयर में ना पहुंचे. ओके, और उसको हार्म ना करे, ओजोन लेयर को डिस्टर्ब ना करे और हार्म ना करे. रिप्लेस द यूज ऑफ CFC and HCFC gases with other gases which is not harmful. जैसे CFC गैसेस है क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस, और HCFC है हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसेस. इन सब का यूज कम से कम करना है. ओके, प्रमोट द यूज ऑफ ओजोन फ्रेंडली प्रोडक्ट्स. जितने भी ओजोन फ्रेंडली प्रोडक्ट्स है उसका यूज करना है हमने. ओके, सर्कुलेट अवेयरनेस इन स्कूल एंड सोसाइटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन. हमको एक अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए इन स्कूल्स एंड सोसाइटी में कि वी हैव टू प्रोटेक्ट ओजोन लेयर. All banking institutions should switch to green banking scheme promoting ozone protection at business level. Limit private vehicle driving. Okay, जितना हो सके we have to use public transport. Private vehicle को कम से कम use करें. Use eco-friendly household cleaning product. Always use cleaning products which are eco-friendly. Avoid using pesticides. Don't use pesticides. Banning the use of dangerous nitrous oxide. Okay, buy air conditioning and refrigeration equipment that do not use HCFC as refrigerant. Most of the refrigerator and air conditioners uses HCFC gas for cooling purpose. Okay, so this is very harmful for further our environment and for ozone layer के लिए बहुत harmful है. तो we have to promote those refrigerators and conditioners, air AC conditioners which are free from HCFC gases. Okay, कि हमारे एटमॉस्फेयर को हार्म ना करे. So these are certain points जिनको हमें ध्यान रखना होगा कि हम ओजोन लेयर को डिप्लीशन से बचा सकते हैं. ओके, तो प्रोटेक्ट कर सकते हैं. जो मेन ओजोन लेयर डिप्लीशन is simply the reduction of amount of ozone in the stratosphere. अब हम ओजोन लेयर डिप्लीशन जो टर्म यूज करते हैं, what is that ozone layer depletion? Now when the thickness of ozone layer decreases, what happens? The ultraviolet rays can easily pass through it and reach to the earth's surface, which is very harmful for the living organism who are living in the earth, whosoever it is, either human, animal, insect, fish or aquatic animals, anyone, plants, for everyone. तो ओजोन मतलब अगर ओजोन लेयर का थिकनेस में कमी होने लगी है और वो डिप्लीट होने लग गया तो दैट इज टर्म्ड एज ओजोन लेयर डिप्लीशन. तो मेन ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC. ओके, 80% ओजोन लेयर डिप्लेशन किसकी वजह से होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से होता है, जो कि हम किस में यूज करते हैं? फ्रीजर्स में यूज होता है, एयर कूलिंग कंपोनेंट्स में यूज होता है, जैसे एयर कंडीशनर्स में. ओके, ड्राई क्लीजिंग एजेंट्स में यूज होता है, हॉस्पिटल स्टरलाइजेशन में यूज होता है CFC. ओके, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, जो मिथाइल क्लोरोफॉर्म है
तो ये भी यूज होता है, ये भी रिस्पॉन्सिबल है फॉर ओजोन लेयर डिप्लीशन के लिए। ये किस किस में यूज होता है? एरोसोल में यूज होता है, कोल्ड क्लीनिंग में यूज होता है, एडहेसिव में यूज होता है, एंड केमिकल प्रोसेसिंग में यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट कम्स दी HCFC, दैट इज हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये HCFC इज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ CFC। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का सब्स्टिट्यूट क्या है? HCFC है। ठीक है, बट ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ओजोन लेयर डिप्लीशन में। इसका जो ओजोन लेयर को डिप्लीट करने का जो कैरेक्टरिस्टिक है इज ऑलमोस्ट सेम एज ऑफ CFC। ओके, तो देन कम्स द हेलोन्स यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर। जो हेलोन्स का यूज होता है फायर एक्सटिंग्विशर में, जो गैस निकलता है ना फायर एक्सटिंग्विशर को जब हम यूज करते तो गैस निकलता है, दैट इज कॉल्ड हेलोन्स। वो भी दैट इज ऑल्सो वेरी हार्मफुल फॉर ओजोन लेयर डिप्लीशन। Carbon tetrachloride, mainly used in fire extinguishers. So these are the main ओजोन लेयर डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। तो ये सारे जो मेन ओजोन लेयर को डिप्लीट करने वाले सब्सटेंसेस हैं। ठीक है, फर्स्ट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन, देन इज मिथाइल क्लोरोफॉर्म, दैट इज हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, देन हेलोन्स, देन कार्बन टेट्राक्लोराइड। Now comes the causes of ozone layer depletion. What are the causes? क्या causes है ओजोन लेयर के डिप्लीट होने का? तो फर्स्ट इज नेचुरल causes and second is man-made causes. So man-made causes में देखेंगे हम लोग, फर्स्ट में नेचुरल causes देखेंगे of ozone layer depletion. अगर सन स्पॉट्स है, ओके, स्ट्रेटोस्फेरिक विंड है, मेजर वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है, तो ये सब क्या कर सकते हैं? 1 to 2% ऑफ ओजोन लेयर को डिप्लीट कर सकते हैं। बट ये जो नेचुरल वजह से जो ओजोन लेयर डिप्लीट होता है ना, वो मेनली क्या होता है? टेम्परेरी टाइम के पीरियड के लिए होता है। वो अपने आप ही फिर आफ्टर ए सर्टेन टाइम पीरियड वो फिर से नेचुरल नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, मैन मेड कॉजेज ऑफ डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, इसमें क्या क्या आता है? मेन कॉजेज फॉर द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इज डिटरमाइंड एज एक्सेसिव release of chlorine and bromine from man-made compounds such as chlorofluorocarbon, CFC, halogens, methyl chloroform, carbon tetrachloride, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये सारे जो मैन मेड में ये सारे कंपोनेंट्स का यूज करना, इन सारे सब्सटेंस का यूज करना is very dangerous for ozone layer. Effects of depletion of ozone layer. Ozone layer के डिप्लीशन होने से क्या क्या इफेक्ट हो सकता है? तो आई डिजीजेस हो सकते हैं, स्किन कैंसर हो सकता है, स्किन डिजीज हो सकता है, आई डिजीजेस लाइक कैटरैक्ट हो सकता है। ठीक है, इम्यूनिटी सिस्टम वो हो सकता है, मतलब डैमेज हो सकता है। ओके, एक्सपोजर टू यूवी रेडिएशन ड्यू टू ओजोन डिप्लीशन may causes leukemia, bronchitis, emphysema, asthma, obstruction of lungs. These all condition can occur in human due to ozone layer depletion. Due to ozone layer depletion, there comes an alteration in climate also, and which can lead to the damage to the crops. Crop damage हो सकता है और affect the crop production, crop के production को भी affect कर सकता है। UV rays can penetrate through water and can kill small plants and animals. ठीक है, यूवी रेज जो है वो वाटर से भी पेनिट्रेट होते हैं और वो एक्वेटिक इकोसिस्टम में भी स्मॉल प्लांट्स एंड एनिमल्स को किल कर सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग, इट कंट्रीब्यूट्स टू द ग्लोबल वार्मिंग। UV radiation damages the fabrics, pipes, paint, other non-living materials on the earth.
It damages the embryos of fish, shrimps, crabs, and amphibians. It can cause the changes in the thermal condition of the biosphere. Biosphere जो हमारा है उसका जो thermal condition है उसको भी change कर सकता है. Means बहुत ज़्यादा hot climate हो सकता है, बहुत ज़्यादा cold climate हो सकता है, उसमें भी changes ला सकता है. तो this is all about ozone depletion. So in ozone depletion, what we have seen that what is ozone. Next, what is ozone layer? What are the importance of ozone layer? How we can protect ozone layer? Then how the depletion of ozone layer causes? Okay. So causes of ozone layer depletion is divided into two types, that is natural cause and man-made cause. So we have seen that. What is the effect of depletion of ozone layer? Ozone layer के depletion से क्या affect होता है? So today we have completed two topics, that is acid rain and ozone layer depletion. So this is about today's class. In the next class, we will study nuclear accident, then Holocaust, then wasteland reclamation, consumerization and waste products, then Environment Protection Act, Air Prevention and Control of Pollution Act 1981 of India, Water Prevention and Control of Pollution Act 1974. So these all are the topics which we are going to see further.